today I am going to again taking this chapter of reflection. इसको जो है रिफ्लेक्शन में हमने आप लोग को प्रीवियसली बताया था कि रिफ्लेक्शन में हमने उसके लॉस बताए थे, तो मैं एक बार फिर जो है उसको ले रहा हूँ रिफ्लेक्शन को, कि जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो है प्लेन मिरर हमने लिया था। प्लेन मिरर के बाद हमने आपको ये कहा था कि जो रे एक तिरछी रूप में है ना, प्लेन मिरर पर ये मिरर है मान लो, तिरछी मिरर के आती है तो वो उसके संग क्या होता है, वो जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आती है वहाँ पर परपेंडिकुलर एक लाइन हम डालते हैं। दिस इज इमेजिनरी लाइन, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये जो लाइन ये जो लाइट रे हमने डाली है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है ये, ठीक है ना। ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट। और उसके बाद ये जिस एंगल पर आती है, मान लो ये एंगल आई है, ठीक है ना, तो ये उसी एंगल को फॉलो करते हुए निकल जाती है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रे कहलाती है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो हमने आपको फिनोमेना समझाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने बताया था कि जितने भी मिरर्स हैं, जितने भी टाइप के मिरर्स हैं, वो इस रूल्स को फॉलो करते हैं। अब इसके रूल रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं। देयर आर टू रूल्स, देयर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो रूल्स कौन कौन से हैं वो याद कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी तरीके के जितने भी तरीके के मिरर्स हैं उनके लिए ये रूल्स लागू होते हैं। इसलिए हम अभी इसके बाद, अभी तो हम प्लेन मिरर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ाएंगे, तो उसमें भी रूल्स यही लगेंगे जो रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं। तो रिफ्लेक्शन का पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है कि जो इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल, ठीक है, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane at point of incident, point of incident। फर्स्ट रूल है ये। जब भी कोई आप जो लाइट रे है उसको आप डालेंगे तो वो जो है तीनों चीजें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे। सेकंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर बच्चे को ये दोनों रूल्स अच्छी तरीके से याद करने हैं, जिससे कि उसको ये जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक ये पार्ट याद नहीं होगा बच्चे को, तब तक फिर प्रॉब्लम रहेगी आगे के लिए। तो इसको अच्छी तरीके से आप बैठा लीजिए। अब इसमें एक सिंपल 2-3 न्यूमेरिकल बनते हैं। उसमें पहला न्यूमेरिकल क्या बनता है, मान लो एक क्वेश्चन हम आपको इस तरीके का दें कि एक प्लेन है, एक मिरर है, प्लेन मिरर है, और उस पर एक इंसिडेंट रे वो आई विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन विच मेक्स 90 डिग्री विद द प्लेन, उसे कहते हैं नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, तो ये जो है रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल बताइए कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये एंगल भी कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को आप नोट करके रखिए। अब इसमें एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल और छोटे से बनते हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। कि मान लो कि कोई एक रे, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे है, और ये जो इंसिडेंट रे है ये मिरर है, मिरर, और ये इंसिडेंट रे ये प्लेन मिरर के प्लेन से ये 30 डिग्री एंगल बना रही है।
तो आपसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, एंगल आर बताइए कितना होगा। तो सबसे पहली चीज आपको इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पार्ट है वो भी आपको समझना होगा कि देखो ये जो है 30 डिग्री नहीं होगा, एंगल आर जो है वो 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि हमको ये एंगल तो पता ही नहीं है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें मालूम है कि ये एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री, ये वाला पार्ट 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है, तो आपके लिए ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हम इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको कैसे करेंगे इसके बेस पर, ये अच्छी तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए दोनों न्यूमेरिकल्स। अब हम इसके फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, तो हम कुछ नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ आपको देंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट मतलब लाइट के चैप्टर में ऑब्जेक्ट वो होती है जिससे लाइट निकलती है या उसके ऊपर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो ऑब्जेक्ट मतलब जिससे लाइट आ रही है ना, लाइट ऑलवेज comes from or reflected or reflect from an object। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या होगी। हमारे लिए ऑब्जेक्ट वो जगह होगी जिसमें कि हम जो है लाइट जहाँ से आ रही है उसी चीज़ को हम अपना ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। अब इमेज क्या है, फिर इमेज को समझिए। इमेज तो एक ऐसी चीज़ है, एक अपीयरेंस है, मतलब हमको महसूस होता है कि कोई चीज़ लाइट रे पे जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद जब रेज आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी सरफेस से जब किसी सरफेस पर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं और उसके बाद वो लाइट रेज जहाँ पर जाकर मिलती हैं वहाँ पर इमेज बनती है। तो इमेज क्या है, वो बेसिकली ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन, हमको महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं इमेज। वेयर, अब ये दो तरीके की है इमेज, आपको दो तरीके की इमेज आपके कोर्स में है, कोर्स में क्या लाइट में ही है। पहली कहलाती है रियल इमेज, रियल इमेज, और सेकंड कहलाती है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब इन दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस होता है उसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। रियल इमेज वो है जहाँ पर जो रेज हैं वो वास्तव में इंटरसेक्ट करती हैं, किसी प्लेन से टकराने के बाद वापस में मीट करती हैं, या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि दिस टाइप ऑफ इमेज can be obtained at screen। हम इस इमेजेस को स्क्रीन पर ले सकते हैं। स्क्रीन मतलब सरफेस पे, जैसे हम पिक्चर देखने आते हैं 70 mm के पर्दा होता है, उस पर पिक्चर आती है, तो पिक्चर उस सरफेस पर आती है, सरफेस पे, तो जो उसको कहते हैं हम रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज which cannot obtain at the screen या on the screen, obtain on the screen। तो यहाँ पर जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है ना, कहाँ पर बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन। वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इमेज को फॉर्म किया जाएगा।
अब ऑब्जेक्ट वाले केस में भी हमारे पास दो तरीके की यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। एक तो फर्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका आकार, जिनका साइज, जिनका डायमेंशन जो सराउंडिंग का साइज है उससे बहुत कम है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो जब हवाई जहाज अर्थ पर होता है तो उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन वही हवाई जहाज जब बिल्कुल आसमान में पहुंच जाता है तो उसका साइज बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके की ऑब्जेक्ट को हमने माना है कि वो किस तरीके की ऑब्जेक्ट्स हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। और दूसरी तरीके की ऑब्जेक्ट्स को हम मानते हैं, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का मतलब जिसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है सराउंडिंग्स के मुकाबले, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और ये मान लेते हैं कि कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ये कोई बड़ी ऑब्जेक्ट वो कई सारे पॉइंट्स को मिलकर बनेगी, ठीक है ना, कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलकर बनती है। हम उसे मान लेते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो जब हमको ये दो चीज़ें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज रियल और वर्चुअल। अब हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि जो हमारा मिरर है वो किस तरीके से इमेज को फॉर्म करता है और मिरर में किस तरीके की इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है या वर्चुअल इमेज बनती है। तो अब आज हम ये पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो इसमें जो है रिफ्लेक्शन का पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सही माने में रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए अब हम फर्स्ट मान के चल रहे हैं फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जब हम मान के चलेंगे तो देखिए मान लीजिए ये हमारा मिरर, ठीक है, मिरर है तो मिरर के पीछे मान लो इधर कहीं हमने कोटिंग कर दी, पीछे का सरफेस बंद कर दिया, ठीक है, तो इधर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। मान लीजिए इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखी है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब वैसे तो इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि लाइट देती है, हमको लाइट देती है। अब ये इस ऑब्जेक्ट से मान लो यार टॉर्च रखी है तो टॉर्च से पूरी लाइट की बीम जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि एक ही रह गई, पूरी बीम जाएगी। तो हम क्या कंसीडर करते हैं इमेज के लिए, यहाँ पर हम दो रेस को कंसीडर करेंगे बस, है ना। अब वो कौन कौन सी होंगी वो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दो रेस से हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बना के दिखाते हैं। तो क्या होगा, पहली रे तो जाएगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी, जो परपेंडिकुलर गई तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है ना। जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर वो आ गई। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, नॉट 90 डिग्री। 90 डिग्री विथ प्लेन है, लेकिन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। तो वो तो निकल जाएगी इधर वापस, ऐसे चलेगी। अब दूसरी इमेज मान लो, दूसरी जो रे है ऑब्जेक्ट से, वो मान लो किसी एंगल पे गई। अब मान लो वो इस एंगल पे गई तो जिस एंगल पे वो गई वहां पर नॉर्मल ड्रॉ होगा, होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा सरफेस पे। जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पे निकल जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है I = R। अब ये आगे बढ़ाने पर, अगर आप देख सकते हैं, आगे बढ़ाने पर ये कहीं नहीं मिलती, तो फिर कहाँ मिलेंगी, इसका मतलब आगे तो कहीं इमेज बन नहीं रही है हमारी। हम देखते हैं कि हमें ये लगता है, ऐसा लगता है कि ये जो रेज हैं वो शायद अगर हम पीछे इन रेस को बढ़ाएं, हम मान के चले कि ये यहाँ कहीं है, तो वो इधर कहीं, आप देखिए इधर, हमें ये लगेगा कि ये रेज यहाँ से आ रही है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी अंदर। तभी हम जब शीशे में शक्ल देखते हैं अपनी तो हमें अंदर दिखाई देती है अपनी इमेज, बाहर नहीं दिखाई देती, अंदर। और खासियत क्या है, उतनी ही दूर दिखाई देगी जितनी दूर वो बाहर है मिरर से। ये भी डिस्टेंस है तो वो भी उतनी ही रहेगी, सेम डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर मिलेगी जब हम इन रेस को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। डॉटेड लाइन ये शो करती है कि ये वर्चुअल इमेज है। तो नेचर कैसा हुआ, इमेज का नेचर, इमेज किस तरीके की हमको मिली। पहली चीज़, हमको
जो इमेज मिलती है वो पॉइंट साइज मिलती है, क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट थी वो किस तरीके की थी, पॉइंट साइज थी। दूसरी वर्चुअल है, वर्चुअल है, और जितनी भी आप याद रखिएगा वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो सबकी सब इरेक्ट होती हैं, सीधी, है ना। और बिहाइंड द मिरर कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है कि ये इमेज की नेचर है। दिस इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर हमें ये याद रखना है कि ये कैसा बनाता है। तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था। इसी तरीके से हम आपको समझा सकते हैं कि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी किस तरीके का होगा। तो देखिए हम एक्सटेंडेड इमेज के लिए भी लेके चल रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए सेकंड, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, देखिए क्या है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए इधर कि हम आपको इधर मिरर बना के दिखाते हैं कि किस तरीके का मिरर होगा। मान लो इस तरीके का कोई मिरर ले लिया मैंने, ठीक है ना, और इधर हमने पॉलिश कर दी इस मिरर की पॉलिश कर दी। अब हमने यहाँ पर लिया इसका कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे। मान लो इस तरीके की हमने कोई ले ली, ये ए भी हमारे लिए, मान लो ये ए और बी, ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अब ये हम मान के चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी है। तो हम कोई से भी दो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। मान लो हमने यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ऊपर की तरफ, मान लो इधर ले लिया और एक इधर ले लिया। तो पहले चीज़ फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या होगा, पहली रे चलेगी, वो इधर जाएगी, टकरा कर वापस आएगी, रिफ्लेक्शन होगा उसका, और वो सीधी की सीधी वापस निकल जाएगी इस साइड, ठीक है। सेकेंड रे मान लो वो इस एंगल पे गई, एंगल पे गई, यहाँ नॉर्मल होगा, नॉर्मल आएगा, वो नॉर्मल से टकरा के पीछे इधर निकल जाएगी, आगे तक यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड इस वाले पॉइंट के लिए देख लीजिए, ये गई और ये वापस चली गई इधर, ये नहीं गई। यहाँ पर दूसरी जो है वो इधर गई, ठीक है ना, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा, नॉर्मल ड्रॉ के बाद वो भी उसी एंगल पे चली गई, आई आर, ये आई, ये आर, ये आई, ठीक है ना, और ये आर। तो होगा क्या, ये भी आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी, तो फिर इनको पीछे मिलाएंगे। पीछे मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा, पीछे मिलाया हमने, हम क्या देखते हैं कि ये पीछे की तरफ कहीं से आती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ इसकी इमेज पूरी की पूरी, ये इमेज हमको यहाँ मिल जानी है, ए डैश बी डैश, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस पर, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी। वर्चुअल नेचर कैसा होगा, देखिए नेचर भी वैसा का वैसा ही है। नेचर है पहला तो, ठीक है ना, सेम साइज, दूसरा वर्चुअल, और जितनी भी वर्चुअल है वो इरेक्ट होती हैं यानी सीधी होती हैं, और बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर, और कितने पीछे बनती है मिरर के, उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है जितने की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ी हुई रहती है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ लेना है कि किस तरीके से दोनों तरीके से इमेज को फॉर्म किया गया है। मैंने फिर कहा, जो ये वर्चुअल, ये जो डॉटेड लाइन्स हैं, ये आपको शो कर रही हैं कि जो पीछे मिलाई जा रही है रेज, ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन के लिए सिर्फ दो रेज की जरूरत पड़ती है हमको, ठीक है ना। तो दोनों रेज जहाँ पर कट करी वहाँ पर ही हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ और होती है प्लेन मिरर में। क्या, इसमें एक प्लेन मिरर में एक जो आपने देखा होगा वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है पलट जाना। जैसे कोई मिरर रखा हुआ है ना, मैंने मान लो कोई बी लेटर इसके सामने रखा, तो जो इसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर, आप खुद देख सकते हैं, वो ऐसे बनेगी, यानी ये उलट गई।
हम भी जब खड़े होते हैं मिरर के सामने तो हमारा राइट पार्ट जो है वो लेफ्ट पार्ट हो जाता है और जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा प्लेन मिरर से संबंधित जितनी भी चीज़ें और इनके यूजेस क्या हैं आपको मालूम होनी चाहिए। यूजेस क्या हैं प्लेन मिरर के? यूजेस हैं, एक तो हमारा शेविंग मिरर के तरीके से हम यूज़ करते हैं इसको, है ना, टू सी फेस, टू सी आवर फेस, ठीक है ना। और दूसरा पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनते हैं ना, बच्चे बनाते हैं, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं प्लेन मिरर को। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट मतलब इमेज फॉर्मेशन विद प्लेन मिरर। थैंक यू वेरी मच।